वेलकम वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो आज शुरू करते हैं हेडलाइन ऑफ दी डे सीरीज की अपनी हेडलाइंस। तो स्टार्टिंग तो जियो पॉलिटिक्स से ही करते हैं, जैसे कि पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। इससे पहले मैं बता दूं कि कल अपना सेकेंड एआरसी का समरी वाला सेकेंड पार्ट 2 आ गया है, तो उसे जाके विजिट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ ये है, देख सकते हैं। इसमें टू द पॉइंट कंटेंट है, सेकेंड एआरसी का है। ये 4th रिपोर्ट का है, शासन व्यवस्था में नैतिकता। तो टू द पॉइंट कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। कल आ गया इसका पार्ट 2, आज इसका पार्ट 3 भी आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जिसमें पहली हेडलाइन वही वो 3-4 दिन से चली आ रही है। भारत और अमेरिका के बीच भारत और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौता की बात बहुत समय से चल रही है। 2017 में भी ये बात स्टार्ट हुई थी और 2006-07 से बाद इसका इतिहास चल रहा है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। जो हमने कल बताया था कि फ्राइडे को फिर मंडे को एक व्यापार समझौता होने वाला है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इसमें उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। भारत और अमेरिका के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता हो, तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे एग्रीकल्चर पर और इसमें और श्रम पे। मेनली इसमें 2 चीज पे फोकस किया गया, एक एमएसएमई में क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा एग्रीकल्चर में। तो ये दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये है इसमें। और ये कृषि अर्थव्यवस्था, और ये अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का महत्व। अर्थव्यवस्था मतलब ग्रामीण क्षेत्र में महत्व बढ़ रहा है एग्रीकल्चर का, ये तो स्वाभाविक सी बात है ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये पढ़ने वाला आर्टिकल है, बाकी देख लीजिएगा इसे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन से चर्चे में आ रहा है, तो उसके बारे में लगभग चीजें तो एक बार नजरों से निकल ही गई है। और दूसरी न्यूज है ये यूएस में एक एक्ट पारित हुआ है, ओबीबी एक्ट। क्या ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल है, बिल एक्ट, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट है ये है। इसमें क्या किया गया कि अमेरिका में से जो रेमिटेंस आता है, जो सब जगह रेमिटेंस आता है, उसमें जो रेमिटेंस में टैक्स लगता है, अभी तक वो टैक्स 5% लगता था, उसको घटा के 1% कर दिया गया, जो 1 जुलाई से लागू होगा। अभी ये लागू नहीं है, अभी तक तो वही है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी लिखा हुआ है कि भारत में विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत में आता है, तो उससे रेमिटेंस में फायदा मिलेगा। इससे एक चीज और जुड़ती है, रेमिटेंस किस अकाउंट में आता है, बीओपी के कैपिटल अकाउंट में कि रेवेन्यू अकाउंट में। रेवेन्यू अकाउंट में आता है। एक रेवेन्यू अकाउंट में होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है सर्विसेज का, और उसके बाद एक अदर होता है जिसमें लाभांश और रेमिटेंस वगैरह आता है। तो ये याद रखिएगा, ये इकोनॉमी में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में ये चीज पूछता है। अब चलते हैं अगली न्यूज में। अगली न्यूज है ब्रिक्स की। ब्रिक्स समिट हो रहा है ब्राजील में, रियो डी जेनेरो ब्राजील ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। तो ब्रिक्स के बारे में लिखा हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन अभी तो हुआ नहीं है, आज 6-7 जुलाई से, मतलब आज या कल से स्टार्ट होने वाला है। तो ब्रिक्स का इतिहास टाइप में बताया गया। 2001 में ब्रिक्स बना था, 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी। ब्रिक्स में पहले 4 देश थे, फिर साउथ अफ्रीका शामिल हो गए तो ब्रिक्स बन गया। और अभी इसमें और देश 5 और देश शामिल हो चुके हैं। पिछले साल ही बैठक में शामिल हुए थे मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। और देश शामिल होने की कगार में है। तो ये उसका एक ब्रिक्स विकल्प हो सकता है। तो ये हाँ, ब्रिक्स का एक बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एनडीबी में। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और अभी तो इसमें 1-8 दिन में और भी आर्टिकल आएंगे जैसे जैसे सबमिट होगी। अभी कई दिनों से चर्चा था दलाई लामा। चीन की जो प्रतिक्रिया थी कि दलाई लामा की नियुक्ति चीनी प्रक्रियाओं द्वारा होनी चाहिए, लेकिन दलाई लामा की नियुक्ति सबको पता है कि दलाई लामा जो होते हैं वो खुद करते हैं। तो अभी 14वें दलाई लामा ने कहा है कि हम चीन की बातों को नहीं मानेंगे 15वें दलाई लामा की नियुक्ति के लिए। तो ये उसका है, तो भारत ने इसमें अपना मुद्दा मतलब अपना पक्ष रख दिया है कि भारत धर्मनिरपेक्षता वाला मामला है, भारत इन मामलों में कुछ नहीं बोलेगा। इसमें ये है। और दलाई लामा का इतिहास पढ़ना तो वो इस आर्टिकल में मिल जाएगा कि दलाई लामा 1959 में भारत आ गए थे प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनका सपोर्ट किया था। ये पूरा उनका इतिहास यहाँ पे मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। जैसे परसों से ये न्यूज चल रही है कि प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा में है। तो कल उन्होंने कहाँ की यात्रा की थी,
त्रिनिदाद और टोबैको की यात्रा की थी, जिसमें भोजपुरी में उन्होंने ये कहा है 180 साल बीतल हो मन न भूलल हो। तो ये एक एग्जाम्पल मिल जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है कि त्रिनिदाद और टोबैको में भारत के प्रधानमंत्री ने भोजपुरी में बात किया, जिससे जनता से सीधे कनेक्ट हो सके। ये एक एग्जाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस का है। और इसमें एक चीज और है कि जो त्रिनिदाद और टोबैको के भारतीय मूलवासी उनको ओसीआई कार्ड देने की बात कही गई है। वही बात आती है कि ओसीआई कार्ड क्या होता है। ओसीआई कार्ड लाइफ टाइम वीजा फ्री होता है। इसमें भारत में आ सकते हैं, कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं जमीन। और कुछ अपवाद भी है, अपवाद में कि कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, वोट देने का अधिकार नहीं होता, ये अपवाद है। ये हो गया ओसीआई कार्ड। इसका एक मुझे पहले का ये भी पता होना चाहिए कि 2015 में ओसीआई कार्ड को पीआईओ से मर्ज कर दिया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये महिलाओं के ऊपर इंडियन सोसाइटी का है। याद रखिएगा कि मेंस में लगभग हर साल एक क्वेश्चन महिलाओं के ऊपर आता ही इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 या फिर सोशल जस्टिस में भी कई बार क्वेश्चन आया है जीएस पेपर 2। ये याद रखने वाली बात है, महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन आता है। महिलाओं में खास करके स्वयं सहायता समूह, ये तो एक इम्पोर्टेंट थीम है यूपीएससी की, स्वयं सहायता समूह। इससे एक बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है स्वयं सहायता समूह से, तो इसके बारे में बताया गया। इसमें क्या हम स्वयं सहायता समूह महिलाओं में उद्यमशीलता एवं व्यवसाय को बढ़ावा दे रहा है, कैसे उद्यम दीदी, और यहाँ पे लिखा हुआ दीदी की दुकान, ये सब चीजें। और किस किस मदद से, यूनिसेफ की मदद से हो रहा है ग्रामीण विकास में। और यहाँ पे ये भी एक डेटा लिखा हुआ कि यहाँ पे लिखा है कि ग्रामीण महिलाओं की ग्रामीण रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, 37% तक हो गई है, जिसमें एक कर्म स्वयं सहायता समूह का भी है। तो ये महिलाओं की सशक्तिकरण के ऊपर है। जीएस पेपर 1 सोशल इशू और सोशल जस्टिस से मामला जुड़ जाएगा। अब आगे चलते हैं। वफ तो काफी समय से चर्चा में भी है, तो वफ के लिए एक उम्मीद पोर्टल बना दी गया। उम्मीद पोर्टल किस लिए होगा? वफ की जो संपत्ति होगी उसको उम्मीद पोर्टल में अपडेट किया जाएगा। ठीक है, ये वही बात है जो हम कल एआरसी में पढ़ रहे थे कि डिजिटलीकरण किया जा रहा है सारी चीजों को। और ये अच्छा भी कदम है कि अगर संपत्ति डिजिटलीकरण होगी तो पारदर्शिता बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात। और जब पारदर्शिता बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार वगैरह कम होगा। तो ये अच्छा कदम, स्वागत योग्य कदम है। वक्फ बिल के तहत जो भी संपत्ति, और ये किससे बनाया गया? वक्फ एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण नियम के तहत ये वक्फ उम्मीद पोर्टल बनाया गया, जो कि अभी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत ये नियम आया है। तो ये एक वक्फ का अगला चरण है। हालांकि वक्फ में सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो करके रखा, रोक लगा के रखी वक्फ संशोधन अधिनियम में, जो 2025 का है, अप्रैल में, आई थिंक, हाँ अप्रैल में ही आया था। उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के रखी, लेकिन अभी नियम आ गया, नियम के तहत ये उम्मीद पोर्टल बना दिया गया। अब अगला है, एक सेकेंड, अब अगला है स्थानीय निकाय में मध्य प्रदेश बना स्टेट मॉडल। बस ये एग्जाम्पल याद रखना है कि उज्जैन और इंदौर का, कि उज्जैन और इंदौर में स्थानीय निकाय बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब कभी स्थानीय निकाय में क्वेश्चन आए तो ये लिख सकते हैं कि उज्जैन इंदौर मॉडल को अपनाया जाए, सुझाव में इंदौर और उज्जैन मॉडल को अपनाया जाए। स्थानीय स्वशासन में क्वेश्चन आता रहता है मेंस में, तो ये लिखने में काम हो जाएगा। और उज्जैन और इंदौर में ऐसा क्या हुआ जो मॉडल बन गया, वो ये है कि यहाँ पे लिखा होगा जन सहभागिता बहुत बढ़ गई है। यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है कि बजट तैयार करने से पहले जनता से संवाद किया, फिर जनता को सुझाव दी, जनता के सुझाव के अनुरूप कैसे काम करना चाहिए किया। देखो यहाँ पे लिखा होगा अभी 300 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण किया बिना जिसमें से सीमेंट वगैरह सब जनता से लिया गया। पेड़ पौधे लगाएंगे वो भी जनता के सहयोग से, जो आज भी लगे हुए हैं। तो ये एक जन भागीदारी सुनिश्चित करने में उज्जैन मॉडल और इंदौर मॉडल है, जो स्थानीय निकाय के क्वेश्चनों में लिखा जा सकता है। तो ये थी आज की हेडलाइंस। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।